नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार स्वागत करता हूं आपको अपने चैनल स्टडी एडवांस जीके पर। दोस्तों, सभी को मेरे तरफ से हैप्पी दिवाली। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि माता रानी का आशीर्वाद सब पे बना रहे। दोस्तों, माता रानी सबके घर में खुशियां लेकर के आए दोस्तों इस साल। ठीक है, जो हम लोग कर्तव्य कर रहे हैं दोस्तों, चाहे जिस भी लाइन में हो उस लाइन में अच्छा हम लोग को तरक्की मिले, यही मैं माता रानी से कृपा करता हूं दोस्तों। माता रानी से उम्मीद करता हूं कि हम सभी के ऊपर वो अपना आशीर्वाद बनाए रखे दोस्तों। सभी के घरों में आ चुकी हैं माता रानी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग अपने कर्तव्य में लग जाए दोस्तों। और मैं एक चीज़ आपसे बोलना चाहूँगा दोस्तों कि आप लोग बहुत सारे अनर्गल चीज़ें पढ़ना छोड़िए। अगर मेरे साथ आप लोग लगे हैं तो मैं ये चाहूँगा दोस्तों कि पढ़िए वही जो आपको सफलता दिलाए। बहुत सारे चैनल्स हैं, बहुत सारे ये है, मेरा तो चैनल नया है दोस्तों, लेकिन मैं ये भी बोलना चाहूँगा आप लोगों को कि उतना ही पढ़िए, सटीक पढ़िए जो आपको सिलेक्शन दिलाए। आप अनर्गल चीज़ें पढ़ते रह जाइएगा और सिलेक्शन कोई और लेके जाएगा तो दीपावली का त्यौहार तो बीत ही गया दोस्तों। अब दरोगा के एग्ज़ाम में बहुत ही कम समय बचा हुआ है, तो मैं सोचता हूँ कि आप लोग बस रिवीजन करते रहिए। जो आप लोगों ने आज तक जो पढ़ा है उसको रिवीजन कीजिए, और जो सटीक चीज़ है वही मैं आप लोगों के लिए लेकर के आऊँगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसमें देखते हैं और आप ध्यान से पढ़िए दोस्तों। मैं जो बता रहा हूँ उसमें देखिए कि कितना आप तैयारी किए हैं और कितना आप यहाँ पे क्वेश्चन लगा पा रहे हैं, तो वो चीज़ आपको देखना है दोस्तों। ठीक है, मैं सारे वही फैक्ट्स लेकर के आऊँगा आप लोगों को दोस्तों। अनर्गल चीज़ें मैं अपने चैनल पर नहीं पढ़ाऊँगा दोस्तों। मुझे नफ़रत है उन चीज़ों से जो अनर्गल डेली वीडियो बनाने के चक्कर में कि डेली वीडियो चले या ऐसा हो, वैसा मैं नहीं करने वाला हूँ। मैं वही चीज़ लेकर के आपके सामने आऊँगा जो आपके फ़ायदे के लिए हो। ठीक है, मेरा चैनल चले या ना चले दोस्तों, लेकिन मैं वो सब चीज़ें नहीं लेकर आऊँगा। मुझे जो अच्छा लगेगा, जो सटीक लगेगा, मैं वही चीज़ आप लोगों के सामने पेश करूँगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय महिला आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? बताइए। देखिए, राष्ट्रीय महिला आयोग से क्वेश्चन बहुत पूछता है दोस्तों, इससे क्वेश्चन बहुत बनता है, तो इसके बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे और एग्ज़ाम में कंफ्यूज नहीं होंगे दोस्तों। इतना सटीक लेके चलेंगे कि एग्ज़ाम में हम लोग कभी कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि वहाँ पे कंफ्यूजन करके ही पढ़े तो सब कुछ रहते हैं, लेकिन कंफ्यूज होकर के और दूसरा तीसरा आंसर लगा के आ जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ ध्यान से पढ़िए। राष्ट्रीय महिला आयोग के वर्तमान अध्यक्ष, देखिए ये रेखा शर्मा जी हैं। अभी रेखा शर्मा जो हैं वो अभी अध्यक्ष फिलहाल में है दोस्तों। ठीक है, इनका कार्यकाल तो कब के ख़त्म हो गया था दोस्तों, लेकिन इनका कार्यकाल बढ़ते चला जा रहा है। ठीक है, कार्यकाल बढ़ा बढ़ा के इनका अभी राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष पद पर यही बनी हुई हैं, बहुत दिनों से हैं दोस्तों। तो रेखा शर्मा इनसे क्वेश्चन पूछता है, बीपीएससी में भी पूछा था क्वेश्चन दोस्तों। हाँ, तो इसमें तो बिहार दरोगा में क्वेश्चन पूछने का बहुत ही चांस है। ठीक है, तो आगे इसमें देखते हैं कि राष्ट्रीय महिला आयोग से क्या क्या क्वेश्चन बनता है। ठीक है, देखिए पहला तो क्वेश्चन ये बनता है कि राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब हुआ था? तो गठन हुआ था 1992 में दोस्तों। ठीक है, 1992 में गठन हुआ था। देखिए, राष्ट्रीय महिला आयोग पूछता है और यहीं पे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग पूछता है। मानवाधिकार, ह्यूमन राइट कमीशन, ये दोनों एक साथ चलता है दोस्तों, तो इस दोनों को आप लोग याद रखिए। और इसको याद रखने का एक ऐसे सिंपल जानिए कि राष्ट्रीय महिला आयोग 1992 हो जाएगा। ठीक है, और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ था 1993 में। तो आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि महिला जो है वो फर्स्ट है, तो पहले आई थी। हाँ, और मानवाधिकार बाद में आया था। इस तरह से आप लोग 92 93 ये दोनों कंटिन्यू, इसी में कंफ्यूज हो जाता है एग्जाम में आदमी, लड़के एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं कि 92 था कि 93 था।
तो इन दोनों को याद रखिए और देखिए कि महिला फर्स्ट आएगी। ठीक है दोस्तों। इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं और जो प्रथम अध्यक्ष हैं वो दोनों के बारे में हम लोग जानेंगे दोस्तों। देखिए इसके जो प्रथम अध्यक्ष थी वो जयंती पटनायक थी दोस्तों, जयंती पटनायक थी। ये जयंती पटनायक अभी फिलहाल ही में मृत्यु हो गया दोस्तों। इनको 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 याद रखना है, एकदम एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा, क्योंकि ये फर्स्ट थी और अभी फिलहाल में इनका मृत्यु हुआ है, तो मृत्यु के संबंध में ही पूछ सकता है दोस्तों। तो जयंती पटनायक को आप लोग याद रखिए। ठीक है। राष्ट्रीय महिला दिवस, एक क्वेश्चन बनता है कि राष्ट्रीय महिला दिवस, तो ये हो जाएगा 8 मार्च को। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस विश्व में मनाया जाता है दोस्तों 8 मार्च को। और विश्व में मनाने का ये ध्येय ये है, तो इस साल इसका ये भी पूछता है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की 2023 में थीम क्या थी, या थीम क्या है दोस्तों। तो इसका थीम है इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वलिटी। हम देखते हैं कि पूरे विश्व में दोस्तों जेंडर इक्वालिटी है, जेंडर इनइक्वालिटी है। मतलब कहने का मतलब है कि 1000 औरत पे 1000 पुरुषों पे औरतों की जो संख्या है वो बहुत ही कम हो जाता है दोस्तों। 800-900 के समथिंग इसके करीब में आता है। मतलब कि 200 औरतें जो है पुरुषों से कम है। तो इसको हम लोग जेंडर इनइक्वलिटी बोलते हैं दोस्तों, कि जेंडर में गैपिंग है, इतने सारे महिलाएं कम हैं। तो इन साल का थीम वही रखा गया है, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इनइक्वालिटी। तो इस तरह से आप याद कीजिएगा। तो उन औरतों को मतलब टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में उनको आगे बढ़ावा देना। अभी बहुत सारे देशों की गवर्नमेंट क्या कर रही है कि ऐसे औरतों को छांट रही है, छांट करके देख रही है कि कौन कौन सी औरतें जो हैं वो शीर्ष स्थान पे है टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, इनोवेशन के क्षेत्र में। उन सब औरतों को छांट करके इकट्ठा किया जा रहा है ताकि उनको पुरस्कृत किया जाए, उनको मनोबल को बढ़ाया जाए, ताकि औरतें और ज़्यादा आगे बढ़ करके इस क्षेत्र में आए। ठीक है दोस्तों। तो इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जेंडर इनइक्वालिटी को कम करना इस साल के अंतर्राष्ट्रीय थीम है दोस्तों। फिर अब विश्व में चल रहा है। ठीक है दोस्तों। चलिए अब हम लोग भारत के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं। तो भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है दोस्तों। हम लोग फरवरी में मनाते हैं, ठीक है, और वो मार्च में, मतलब कि कहने का मतलब हम लोग पहले ही मना लेते हैं फरवरी में, और 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय होता है। तो राष्ट्रीय महिला दिवस फरवरी को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन सरोजनी नायडू बहुत ही महत्वपूर्ण चेहरा है दोस्तों। ये स्वतंत्रता संग्राम में भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ली थी, और इनको गौरव प्राप्त है किस चीज़ का? उत्तर प्रदेश का ये प्रथम राज्यपाल बनी थी दोस्तों सरोजनी नायडू। ठीक है। ये गांधी जी के बहुत ही करीबी थे, महात्मा गांधी के। ठीक है। तो इनको एकदम याद रखना है दोस्तों। पूछता है क्वेश्चन इनसे कि इसमें जब महात्मा गांधी द्वारा 1930 में जो स्टार्ट हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो नमक सत्याग्रह से स्टार्ट हुआ था दोस्तों। तो नमक सत्याग्रह के दौरान ये सरोजनी नायडू, जब महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया, तो जो आंदोलन था उसका नेतृत्व कौन संभाल रही थी? तो ये सरोजनी नायडू थी दोस्तों। ठीक है। तो इनको इस तरह से भी क्वेश्चन पूछता है, तो इसको याद रखिए। ठीक है। मैं जितना सारा हो सके आपको फैक्ट देने का कोशिश करूँगा। ठीक है दोस्तों। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि मेरा भी मनोबल बढ़ेगा दोस्तों। और मेरा चैनल नया है तो मुझे भी तो लगेगा कि मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ या अच्छा बता रहा हूँ कि नहीं बता रहा हूँ। आप लोग ही तो बताएंगे ना दोस्तों। ठीक है। और कमेंट कीजिएगा, अगर अच्छा नहीं भी लगेगा दोस्तों तो आप लोग कमेंट कीजिए कि हाँ सर ये वाला अच्छा नहीं है, तो मैं उसको करेक्शन करूँगा और उसमें सुधार करने की कोशिश करूँगा। ठीक है दोस्तों। चलिए मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा आप लोगों का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में वर्तमान में भारतीय रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? देखिए रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष हमेशा पूछता है दोस्तों। तो रेलवे बोर्ड का वर्तमान में अध्यक्ष आप लोग बताइए। आप लोग अगर पढ़े होंगे तो बताएंगे दोस्तों। इसमें वर्तमान में अनिल कुमार लोहाटी हैं कि सुनील कुमार वर्मा हैं कि राजीव गाबा हैं कि इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगर आप लोगों को पता है तो अच्छा है, नहीं तो जान लीजिए अनिल कुमार लोहाटी हैं दोस्तों। अभी वर्तमान में ये बने हुए हैं अनिल कुमार लोहाटी। यहाँ पे देखिए एक और चीज़ दिया हुआ है राजीव गाबा क्या थे दोस्तों? क्या हैं अभी? थे नहीं, क्या हैं अभी? राजीव गाबा जो हैं ये आपको कैबिनेट सेक्रेटरी है दोस्तों। कैबिनेट
सेक्रेटरी, ये राजीव गाबा के बारे में मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ क्योंकि ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो राजीव गाबा के बारे में लिख लीजिए, ये कैबिनेट सेक्रेटरी हैं। बीपीएससी में एक बार क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि इंडिया में, हम लोग का भारत में जो प्रशासनिक पद है, पद जो आईएएस अफसर जो बनते हैं दोस्तों, तो वो उनका सबसे बड़ा पोस्ट कौन सा होता है? बड़ा, वो लास्ट में मतलब जो प्रमोशन करते करते लास्ट में जो जाते हैं तो वो सबसे बड़ा पोस्ट, मतलब प्रशासनिक दृष्टि से इंडिया का सबसे बड़ा पोस्ट। सोचिए, राजीव गाबा अभी उनको ये अभी उस पोस्ट पे बने हुए कैबिनेट सेक्रेटरी हैं दोस्तों, सबसे बड़ा पोस्ट है कैबिनेट सेक्रेटरी। तो ये पूछा था बीपीएससी पिछले बार में कि सबसे बड़ा पोस्ट किस चीज़ का पोस्ट होता है, तो वो कैबिनेट सेक्रेटरी का पोस्ट होता है दोस्तों, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिए। ये अभी कौन है? राजीव गाबा है दोस्तों। और वर्तमान में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? अनिल कुमार लोहाटी, ठीक है दोस्तों। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अनिल कुमार लोहाटी, ठीक है दोस्तों। चलिए देखिए, मैं वैसे ही क्वेश्चन लाऊंगा जो आप लोगों को एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, भारतीय मानवाधिकार। देखिए, मैं यहाँ भी मानवाधिकार के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। मानवाधिकार मैंने अभी आपको बताया कि महिला फर्स्ट होती है। 1992 में महिला आयोग का गठन हुआ था। पहला कौन थी महिला अध्यक्ष? तो वो थी जयंती पटनायक, जिनका हाल ही में मृत्यु हुआ है दोस्तों। और मानवाधिकार में, तो मानवाधिकार में अगर पहला मानेंगे तो पहला कौन थे? अरुण कुमार मिश्रा थे कि रंगनाथ मिश्रा थे कि जस्टिस रंजन गोगोई थे कि इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रंगनाथ, सॉरी, अभी वर्तमान में अरुण कुमार मिश्रा हो जाएगा। लेकिन अगर प्रथम पूछ दिया दोस्तों तो वो हो जाएंगे कौन? रंगनाथ मिश्रा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये इसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं दोस्तों। मानवाधिकार आयोग का गठन 1993 में हुआ था। चलिए, ये तो आप लोग जान गए। इसके प्रथम अध्यक्ष थे रंगनाथ मिश्रा, ये भी आप लोग जान गए। इसका कार्यकाल 3 साल का, हाँ ये भी ध्यान में रखिए दोस्तों। राष्ट्रीय जो मानवाधिकार दिवस है, मानवाधिकार जो है वो 3 साल का ही पद होता है, ठीक है। ये एक परमादर्शी संस्था है। परमादर्शी का मतलब कि जिस तरह से नीति आयोग काम करता है दोस्तों, जिस तरह में योजना आयोग काम करता था, उसी तरह ये परमादर्शी संस्था है, ठीक है। नीति आयोग की तरह ये सरकार को सलाह देता है दोस्तों, ठीक है। चलिए ये नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। तो आप लोग याद रखिए, प्रथम जो थे मानवाधिकार के आयोग के अध्यक्ष वो रंगनाथ मिश्रा थे। और वर्तमान में कौन है दोस्तों? वर्तमान में है अरुण कुमार मिश्रा। चलिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पोस्ट है दोस्तों, तो इसको याद रखना है आपको। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, ये अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का नया सदस्य कौन देश बना है? जो अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन है, इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? यहीं पे अपना इंडिया में है। यही एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका मुख्यालय हम लोग के भारत देश में है। इसको याद रखना है आपको। ये जो पेरिस जलवायु सम्मेलन हुआ था दोस्तों 2015 में, कहाँ पे? पेरिस में। पेरिस कहाँ है? फ्रांस में। तो फ्रांस की राजधानी है पेरिस, वहीं पे जलवायु सम्मेलन हुआ था दोस्तों। तो उसी में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और वहाँ के प्रधानमंत्री जी ने मिल कर के और इस सौर संगठन का बनाने का निश्चय लिया था दोस्तों। और अभी इसका मुख्यालय कहाँ पे है? अपना इंडिया में, भारत में है। कहाँ पे? गुरुग्राम, हरियाणा में, ठीक है दोस्तों। तो इसको याद रखना है। इसका नया सदस्य देश अभी कौन बना है? ये फेमस है, इसीलिए इसको पूछ सकता है दोस्तों। तो पापुआ न्यू गिनी है क्या? नहीं। एंटीगुआ और एंड बारबाडोस है क्या? हाँ दोस्तों, यही है। एंटीगुआ एंड बारबाडोस जो है अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का नया सदस्य देश बना है, ठीक है। और पापुआ न्यू गिनी के बारे में मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया कि पापुआ न्यू गिनी के जो वहाँ पे प्रधानमंत्री थे, जिन्होंने हम लोग के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पैर छू करके प्रणाम किया था, वो प्रधानमंत्री कौन थे दोस्तों? जेम्स मारेप। जेम्स मारेप को भी आप लोग ध्यान रखिए, भूलिएगा नहीं, एग्जाम एकदम पूछ सकता है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। जो एंटीगुआ एंड बारबाडोस, इसका सही आंसर हो जाएगा, ये तो आप जानते ही हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का स्थापना कब हुआ था? देखिए, पेरिस में जलवायु सम्मेलन कब हुआ था? 2015 में।
और इसकी स्थापना की ठीक अगले साल 2016 में अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का स्थापना हो गया था दोस्तों। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? गुरुग्राम हरियाणा में है दोस्तों। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिए। पेरिस जलवायु सम्मेलन 2015 में यह घोषणा हुआ था इसको स्थापना के लिए, ये भी आप लोग याद रखिए। ठीक है दोस्तों, ये सारे फैक्ट्स हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं दोस्तों। चलिए इसी तरह पढ़ना है हम लोगों को। भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार, देखिए मुख्य आर्थिक सलाहकार पूछता है हमेशा, ये बताइए कौन है दोस्तों? अगर आपकी तैयारी अच्छी होगी तो आप लोग बता पाएंगे। भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है अभी? अनंत नागेश्वरन है कि अजीत डोभाल हैं कि अरिंदम बागची हैं कि प्रवीण कुमार श्रीवास्तव हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अनंत नागेश्वरन। ये इसके भारत के अभी प्रमुख आर्थिक सलाहकार, ये बहुत ही बड़ा पोस्ट है दोस्तों। भारत का प्रमुख आर्थिक मतलब कैसे हम लोगों का देश जो तरक्की करेगा, फाइनेंशियल उसका कैसे मजबूत होगा, उसके लिए अनंत नागेश्वरन को नियुक्त किया गया है फाइनेंशियल आर्थिक सलाहकार के रूप में। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पे अजीत डोभाल है। अजीत डोभाल क्या है दोस्तों? तो अजीत डोभाल अभी विदेश मंत्री हैं। ठीक है, अरिंदम बागची कौन है दोस्तों? तो अरिंदम बागची के बारे में आप लोग याद रखिए कि ये अभी संयुक्त राष्ट्र यूएनओ में, यूएनओ जो संयुक्त राष्ट्र है दोस्तों, उसमें भारत के अस्थायी प्रतिनिधि इनको नियुक्त किया गया है। आप लोग मार के रुचिरा कंबोज को मत पाजिएगा दोस्तों। अगर एग्जाम में पूछ दिया कि यूएनओ के जो अस्थायी सदस्य हैं वो अभी कौन है, वर्तमान में पूछेगा, तो आप लोग कहीं रुचिरा कंबोज को मत आंसर लगा के आ जाइएगा। ये बदल गए हैं दोस्तों, अरिंदम बागची बन गए हैं अभी। ठीक है, तो अरिंदम बागची के बारे में आप लोग याद रखिए। ये प्रवीण कुमार श्रीवास्तव कौन है दोस्तों? इनके बारे में मैं आगे बताऊंगा आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है? बताइए, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है अभी? केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के बारे में आप लोग को मालूम है दोस्तों? ये प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के टाइम में केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन हुआ था दोस्तों। क्यों हुआ था? क्योंकि प्रधानमंत्री ने देखा कि 1964 के करीब में, 62 से 64 के करीब में प्रधानमंत्री ने देखा कि उनके हर एक विभाग में बहुत सारे करप्शन होने लगा था दोस्तों। बहुत सारे जो नेता थे या बहुत सारे जो ऑफिसर थे वो करप्शन में लिप्त हो गए थे दोस्तों। सब लोग धन चुराना स्टार्ट कर दिया था। अपना देश तो आज़ाद हुआ था लेकिन बहुत सारे करप्शन स्टार्ट हो गया था। तो उसी टाइम 1962 से 64 के बीच में उन्होंने केंद्रीय सतर्कता आयुक्त का गठन किया। किस लिए? भ्रष्टाचार को रोकने के लिए। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों कि केंद्रीय सतर्कता आयुक्त का आयोग का गठन किस पर्पज से किया गया था? तो भ्रष्टाचार को रोकने के लिए। और अभी वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है दोस्तों? बताइए इसका क्वेश्चन, इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? बताइए। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। ठीक है, ये भी प्रवीण कुमार श्रीवास्तव वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं दोस्तों। इसके बारे में और भी क्वेश्चन पूछता है केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के बारे में। इसका कार्यकाल मेन तो पूछ देता है, कार्यकाल कितना है दोस्तों? तो कार्यकाल इसका कितना है? 4 साल कार्यकाल है दोस्तों। केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन कब हुआ था? 1964 में। देखिए दोस्तों, मैंने बताया था जैसा ही कि 62 से लेकर के 64 में करप्शन बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो उसको रोकने के लिए 1964 में प्रधानमंत्री ने, जवाहरलाल नेहरू ने इसका गठन किया था। और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का मृत्यु भी इसी टाइम होता है दोस्तों। 1964 में ही प्रधानमंत्री जी का मृत्यु भी हो जाता है। जवाहरलाल नेहरू का मृत्यु अगर पूछ देगा तो 64 में। ठीक है दोस्तों, इसको लागू करने के लिए कौन सी समिति गठित की गई थी दोस्तों? तो ये हो जाएगा संथानम समिति। संथानम समिति ये बहुत ही इंपॉर्टेंट समिति है दोस्तों। ये बहुत अच्छा काम किए हैं संथानम समिति। ये पहला तो है कि इसके ये पे सतर्कता आयोग का गठन हुआ। दूसरा क्या हुआ था? जो पंचायती राज विभाग है दोस्तों, तो पंचायती राज विभाग में इन्होंने सलाह दिया था कि जो पंचायतों का गठन होगा या जो उसके प्रतिनिधि होंगे तो उसको मिनिमम क्वालिफिकेशन आप लोग मतलब सरकार को इन्होंने सलाह दिया था उनको मिनिमम क्वालिफिकेशन किया जाए कि पढ़े लिखे ही वहाँ पे बने। इन्होंने ऐसा सिफारिश किया था लेकिन वो लागू नहीं हो पाया दोस्तों। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन पूछा था दोस्तों बीपीएससी में
कि कौन सा ऐसा समिति थी जिसके सिफारिश पर पंचायती राज विभाग में प्रतिनिधियों के लिए एजुकेशन अनिवार्य करने की सिफारिश की गई थी। तो वह ये संथानम समिति ही थी दोस्तों। ये कब की काल है? 1966-67 के टाइम में ऐसा हुआ था दोस्तों। ठीक है, तो इसको इंग्लिश में देखिए क्या बोलते हैं, सीवीसी का फुल फॉर्म भी पूछ देता है। सीवीसी मतलब होता है सेंट्रल विजिलेंस कमेटी। इसका हिंदी हो गया केंद्रीय सतर्कता है वो, इसको इंग्लिश में दे देगा कभी तो ये आप लोग घबराइएगा नहीं। सेंट्रल विजिलेंस कमेटी इसका हिंदी है। इसको क्यों गठित किया गया था? तो भ्रष्टाचार निवारक समिति के रूप में इसका गठन हुआ था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इतना सारा जानना आपका फैक्ट्स बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पढ़ाई हम लोग करें तो अच्छे से पढ़ाई करें। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? बताइए। ये तो आप लोग सब लोग जानते होंगे कि इसरो हमारा देश का अभी कितना नाम गौरव किया है, जो चांद पर चंद्रयान भेज दिया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अभी L1 जो है आदित्य L1 वो सूरज के लिए भी भेज दिया है। तो बहुत ही नाम हमारा रोशन हो रहा है देश का। तो इनके जो अभी वर्तमान अध्यक्ष है कौन है? के सिवन साहब हैं। ये पूछ देगा दोस्तों, कहीं आप समीर कामत को मत लगा के आ जाइएगा। समीर कामत जो है वो DRDO के अभी हेड हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। के सिवन इसरो की स्थापना कब हुआ था दोस्तों? ये आप लोग बता दीजिए। देखिए 15 अगस्त को हमारा देश स्वतंत्र हुआ था। इस दिन याद रखिए 15 अगस्त हमारा देश स्वतंत्र हुआ। अब उसी तारीख को इसका इसरो का भी स्थापना हुआ था, लेकिन ईस्वी जो है वो अलग है 1969 में। ठीक है, लेकिन 15 अगस्त आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये हमारे पे डेट भी पूछ देगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप लोग एकदम याद रखिए। ऐसा क्वेश्चन आपको हर जगह नहीं मिलेगा दोस्तों। ये कालादान प्रोजेक्ट क्या है दोस्तों? बताइए इसके संबंध में कौन सा सही है कालादान प्रोजेक्ट के बारे में। कालादान प्रोजेक्ट बहुत ही फेमस है, हर एक एग्जाम में इसको पूछ सकता है। भारत और श्रीलंका के बीच में संबंध है दोस्तों। किन दो देशों के बीच में संबंध बनाता है ये? मतलब भारत श्रीलंका कि भारत म्यांमार कि भारत नेपाल कि भारत मॉरिशस? तो ये भारत म्यांमार हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इसका आंसर भारत और म्यांमार हो जाएगा, क्योंकि देखिए भारत का जो कलकत्ता जो बंदरगाह है वहाँ से माल का सप्लाई जो हो रहा है, हमारे गुड्स का सप्लाई कहाँ जाता है? पहले म्यांमार जाता है, समुद्र के रास्ते बंगाल की खाड़ी होते हुए। और वहाँ से म्यांमार से वो काला नदी है एक, तो कालादान नदी उसका नाम है। कालादान नदी होकर के और वो त्रिपुरा और मिजोरम के हमारे पूर्वोत्तर के राज्यों में चला जाता है दोस्तों। तो इसीलिए इसका नाम रखा हुआ है कालादान प्रोजेक्ट। तो भारत और म्यांमार इसका सही आंसर हो जाएगा। इसको एकदम भूलना नहीं है दोस्तों, मैं बार बार ये आपको बोलूँगा। ठीक है, देखिए कालादान जो प्रोजेक्ट है इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। भारत के कोलकाता से म्यांमार के कालादान तक समुद्री मार्ग को बढ़ावा देना इसका मेन मकसद है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। और इरावती नदी, हाँ देखिए पूछता है ये क्वेश्चन, पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों कि इरावती नदी कहाँ बहती है? तो वो इरावती नदी जो है वो म्यांमार में बहती है। और म्यांमार को कौन सा देश बोला जाता है दोस्तों? ब्लैक पगोड़ा का देश म्यांमार को कहा जाता है। ये भी आप लोग याद रखिए। ठीक है, ब्लैक पगोड़ा का देश म्यांमार को कहा जाता है। ठीक है, इतना सारा फैक्ट्स एकदम ये आपको किसी भी चैनल पर नहीं मिलेगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अब बताइए। भारत इजराइल बहुत ही अभी इजराइल अभी बहुत ही फेमस है दोस्तों। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। बहुत सारा क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा, वो सब हमास नहीं पूछेगा दोस्तों, वो सब पूछने वाला नहीं है। क्योंकि हमास के बीच में देखिए कोई पूछता है आतंकवादी संगठन, कोई देश उसको आतंकवादी संगठन मानता ही नहीं है। भारत भी आतंकवादी संगठन अभी ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं किया है दोस्तों। ठीक है, वहाँ पे एक चलता है हिजबुल्ला जो लेबनान में है दोस्तों, उसको भी भारत आतंकवादी संगठन नहीं मानता है दोस्तों। तो उस सब से क्वेश्चन नहीं बनेगा, क्योंकि उस सब क्वेश्चन में अभी कन्फ्यूजन है। तो कोई देश मानता है, कोई देश नहीं मानता है। अगर इजराइल के दृष्टि से जाना जाए तो इजराइल के दृष्टि से तो दोनों आतंकवादी संगठन है दोस्तों, लेकिन हमारा देश तो अभी मानता नहीं है। तो वो सब क्वेश्चन नहीं बनेगा दोस्तों। वहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा कि इजराइल और लेबनान के बीच सीमा रेखा को क्या बोला जाता है दोस्तों? बताइए, आप लोग को तैयारी होगा तो आप लोग बताइए। इजराइल और लेबनान के बीच जो सीमा रेखा है उसका नाम क्या है दोस्तों? ग्रीन लाइन है क्या, कि ब्लू लाइन है, कि ग्रे लाइन है, कि या इनमें से कोई नहीं है? तो इजराइल और लेबनान के बीच में
सीमा रेखा जो है उसको ब्लू लाइन बोला जाता है दोस्तों, इसको याद रखिए, क्वेश्चन यही सब बनेगा दोस्तों, ठीक है। आलतू फालतू वो सब पढ़ने से अच्छा है कि आप सटीक पढ़िए दोस्तों। चलिए देखिए, इजराइल, इजराइल इसको ब्लू लाइन बोला जाता है। इजराइल के यहाँ राजधानी देख लीजिए, इजराइल की राजधानी कहाँ है, तेल अवीव है, ठीक है। इजराइल के प्रधानमंत्री अभी कौन है, बेंजामिन नेतन्याहू, ठीक है, ये जान लीजिए, ठीक है दोस्तों। चलिए ये देखिए बहुत ही चर्चा में है अभी, कौन, ये न्यू डेवलपमेंट बैंक तो इसके बारे में सारा कॉन्सेप्ट आप लोगों को देखना है दोस्तों। न्यू डेवलपमेंट बैंक के अभी अध्यक्ष कौन है, डिलीमा रोसेफ हैं कि जेम्स मारेफ हैं कि अशोक लवासा हैं कि अजय बंगा हैं, बताइए दोस्तों। आप लोग को तैयारी अच्छी होगी तो आप लोग इन चारों ऑप्शन के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। देखिए अभी न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष कौन है दोस्तों, तो ये है डिलीमा रोसेफ। ये कहाँ की है, ये शायद ब्राज़ील की है दोस्तों, थोड़ा सा आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। मुझे जहाँ लगता है कि ब्राज़ील या कनाडा, यही दोनों में से कोई होगा दोस्तों, ठीक है। आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है। हाँ, जेम्स मारेफ, ये जेम्स मारेफ मैंने बताया आपको, ये प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री का पैर छू करके जो अभिनंदन किए थे वही है जेम्स मारेफ दोस्तों। ये पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री हैं। अशोक लवासा, अशोक लवासा एशियाई विकास बैंक में वहाँ पे ये कार्यकारी थे दोस्तों। अभी हैं कि नहीं है ये मैं नहीं बता सकता, लेकिन ये अशोक लवासा वहीं पे थे। अजय बंगा, अजय बंगा ये कौन है दोस्तों, ये अभी बहुत ही फेमस है, इनके बारे में तो पूछेगा ही। ये विश्व बैंक के अभी मेन अध्यक्ष हैं दोस्तों। विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है, अजय बंगा, ये इंडियन ही है दोस्तों, तो इनको याद रखना है, एकदम पूछेगा ही। और न्यू डेवलपमेंट बैंक क्यों चर्चा में है दोस्तों, देखिए न्यू डेवलपमेंट बैंक जो ब्रिक्स देश है हम लोग का, ब्रिक्स में कौन कौन सा देश 5 को शामिल है, वो ब्रिक्स देश मिल करके चाइना, रसिया, इंडिया और कनाडा है इसमें, साउथ अफ्रीका है, ब्रिक्स में कनाडा है, सॉरी एक मिनट रुकिए दोस्तों, BRICS, इसको इस तरह से याद रखिए, BRICS से। तो ब्रिक्स में भारत है, ब्राज़ील है, कनाडा नहीं है दोस्तों, भारत, ब्राज़ील, इंडिया एंड साउथ अफ्रीका, ठीक है दोस्तों, ये देश है। तो इसमें ब्रिक्स देशों ने ये डिसाइड किया क्या कि हम लोग एक अपना बैंक बनाते हैं, जैसे विश्व बैंक है, तो विश्व बैंक में जो पश्चिमी देश है दोस्तों, उनकी ज़्यादा वहाँ पे मनमानी चलती है दोस्तों। वो जिसको चाहते हैं उसको पैसा देते हैं, जिसको चाहे उसको नहीं देते हैं, उनका मनमानी चलता है वहाँ पे विश्व बैंक में। तो उसके चलते चाइना, रसिया और इंडिया ने सोचा कि हम लोग अपने देश के लिए अपने हितों को, एशिया के कंट्री को हितों को देखते हुए इन्होंने न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB, इसको एकदम भूलना नहीं है, NDB का गठन किया। इसका पहले नाम था ब्रिक्स बैंक ही था दोस्तों, अभी इसका नाम बदल दिया गया है, न्यू डेवलपमेंट बैंक कर दिया गया है। तो हम लोग अपने क्षेत्र का विकास के लिए इसको बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं अभी। तो इसीलिए ये डिलीमा जो रोसेफ है, ये शायद ब्राज़ील की है दोस्तों, ठीक है, क्योंकि कनाडा इसमें नहीं है। तो इसको इस तरह से याद रखिए, न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में आप कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है दोस्तों। इसका अभी एक नया मेंबर भी बना है, कौन दोस्तों, न्यू डेवलपमेंट बैंक का एक नया मेंबर बना है, मिस्र ज्वाइन किया है हम लोगों का न्यू डेवलपमेंट बैंक में, ठीक है दोस्तों। तो ये भी आप ध्यान रखिए। चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं ब्रिक्स के बारे में। ब्रिक्स का ये गठन कब हुआ था दोस्तों, तो 2014 में इसका गठन हो गया था, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है, संघाई चीन में है दोस्तों। हाँ, इसका देखिए नया सदस्य मैंने यहाँ पे लिख दिया है, नया सदस्य जो बना है वो मिस्र देश बना है, जिसको इजिप्ट हम लोग बोलते हैं। इसका पुराना नाम क्या है दोस्तों, ब्रिक्स बैंक। ये भी आप इतना ही फैक्ट आप याद रखिए, आपका एग्जाम में काम चल जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। हाँ देखिए, ये यहाँ पे क्वेश्चन लगाइए, देखिए आप, मैं 100% बोलता हूँ, आप एकदम कंफ्यूज होंगे यहाँ पे, इसका आंसर गलत आप लगाएंगे दोस्तों। बिहार में पंचायती राज मंत्रालय में महिलाओं को कितना % आरक्षण प्राप्त है, बताइए। ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये पूछने का बहुत सारा चांस है दोस्तों, बताइए इसमें पंचायती राज में महिलाओं को कितना % आरक्षण है। इसमें एकदम कन्फ्यूज होइएगा दोस्तों, हमको मालूम है आप सब कुछ जानते हुए भी एग्जाम में इसी तरह आदमी कंफ्यूज हो जाता है। तो इसको याद रखिए, इसमें 50% है दोस्तों, महिलाओं को इसमें 50% आरक्षण प्राप्त है पंचायती राज विभाग में, लेकिन बाकी सब में महिलाओं को 50% नहीं है। जैसे देखिए जो सरकारी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट में उसमें कितना प्राप्त है दोस्तों, तो उसमें 35% तक ही प्राप्त है, ठीक है।
चलिए यहाँ पे देखिए सारा कुछ मैं लिख दिया हूँ, आप लोग एक भी सवाल आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, इसी तरह से मैं यहाँ पे बता रहा हूँ दोस्तों। इसका तो सही आंसर हो जाएगा 50%। पंचायती राज में बिहार पुलिस में कितना है, 35% ही है। सभी सरकारी नौकरियों में 35% है। अब वर्तमान में मेडिकल देखिए, प्राइवेट चीज़ में जैसे मेडिकल हो गया, इंजीनियरिंग कॉलेज हो गया, उसमें भी 1/3 रिजर्व कर दिया गया है। 1/3 मतलब ये 33% हो जाएगा दोस्तों। तो इसको इस तरह से याद रखिए, 1/3 यानी 33% के करीब में आरक्षण प्राइवेट सेक्टर में भी, मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में भी औरतों को दिया गया है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, इस तरह से पढ़िए और एकदम सटीक पढ़िए। इस वीडियो को बार बार देखिएगा दोस्तों, आप लोगों को एकदम याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, महाराजा वीर विक्रम सिंह एयरपोर्ट कहाँ है, बताइए। अगर आपकी तैयारी अच्छी होगी तो आप लोग बता पाएंगे दोस्तों। महाराजा वीर विक्रम सिंह का एयरपोर्ट, इस नाम से एयरपोर्ट कहाँ पे है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों त्रिपुरा। ये त्रिपुरा में है दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इसके बारे में और क्या फैक्ट बताऊं मैं दोस्तों, ये इतना जान लें कि ये त्रिपुरा में है। प्रमुख अब्राहम समझौता किन दो देशों के बीच में हुआ था, बताइए। अगर आप इजराइल वाला जो कांड है और इजराइल और गाजा पट्टी ये सब जो काम चल रहा है दोस्तों, अभी जो चल रहा है, ये अभी बहुत फेमस में है, तो इससे क्वेश्चन बनेगा। और मैंने आपको ऊपर वीडियो में बताया ही कि क्या क्वेश्चन बनेगा, वो सब आलतू फालतू नहीं पूछेगा दोस्तों, ठीक है। तो इजराइल के बारे में और पूछ सकता है कि इजराइल और अब्राहम समझौता किसके किसके बीच हुआ था। तो अब्राहम समझौता जो हुआ था वो इजराइल एंड यूएई, देखिए यूएई जो है, यूनाइटेड अरब अमीरात्स, इसके बीच में बहुत सारे दिनों से तनातनी चल रहा था दोस्तों। मतलब ये कट्टर दुश्मन देश थे, लेकिन अभी इन लोगों के बीच में अमेरिका के कारण दोनों देशों के बीच में समझौता हो चुका है दोस्तों। तो इसी को बोला जाता है अब्राहम समझौता। तो इस किसके किसके बीच हुआ था, इजराइल और यूएई के बीच में। तो इसको भी याद रखिए, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखिए, इसको बताइए 54वां टाइगर रिजर्व कौन सा है। आप लोग को तो मालूम ही होगा। देखिए 53वां कौन था, रानीपुर था, हाँ, लेकिन 54वां कौन हो जाएगा दोस्तों। 54वां टाइगर रिजर्व कौन सा होगा, धौलपुर करौली। ये कहाँ पे है दोस्तों, राजस्थान में। और रानीपुर कहाँ था, यूपी में, उत्तर प्रदेश में। अब पहला टाइगर रिजर्व कौन था दोस्तों, जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, ये कहाँ पे है, उत्तराखंड में। तो इसको भी याद रखिए, इस तरह से पढ़िए आप लोग, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसमें आप लोग थोड़ा सा इसका जान लीजिए इसके बारे में। टाइगर रिजर्व कब स्टार्ट हुआ था, प्रोजेक्ट टाइगर भारत में 1973 में स्टार्ट हुआ था दोस्तों, ठीक है। 53वां टाइगर रिजर्व कौन सा है, रानीपुर उत्तर प्रदेश में। अभी पूछ देगा कि वर्तमान में बाघों की संख्या कितनी है दोस्तों, बताइए। तो बाघों की संख्या जो है 3167 है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए, बाघों की संख्या। और सबसे ज़्यादा बाघ अगर पूछ देगा तो कहाँ पे है, एमपी में, ठीक है। एमपी मतलब मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा बाघों की संख्या है। तो ठीक है दोस्तों, मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो में कि मैं अच्छा से अच्छा आप लोगों के लिए लेकर के आऊँ। करेंट अफेयर आएगा, इसके अलावा और आएगा दोस्तों। आपको प्रैक्टिस सेट भी मैं अभी डालने वाला हूँ, तो प्रैक्टिस सेट भी देखिएगा, ठीक है। मतलब एग्ज़ाम के टाइम तक हम लोग सारा चीज़ कंप्लीट करेंगे दोस्तों, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, चलिए।